इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं जिरगा सलीम साफी के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुतासरीन की तादाद 1.5 लाख से तजावुज़ कर गई है। तकरीबन 3,500 लोग लुक़्मा अजल बन गए हैं और रोज़ाना 100 से ज़्यादा लोग इस वबा की वजह से दारफ़ानी से रुखसत हो रहे हैं। लेकिन ये सरकारी अदाद-ओ-शुमार है। माहिरीन बताते हैं कि हकीकतन मुतासरीन भी इससे बहुत ज़्यादा हैं और हलाकतें भी इससे बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में इसे हमारी हुकूमत ने संजीदा लिया और ना हम आवाम ने। सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि अभी तक सैकड़ों डॉक्टर और तिब्बी अमला के अहलकार भी दूसरों की ज़िंदगियां बचाते हुए अपनी ज़िंदगी की जंग हार चुके हैं। हस्पतालों में बेड्स की कमी आ गई है और माहिरीन खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि अनकरीब डॉक्टरों और अद्वियात की भी खुदा न खास्ता कमी आ सकती है। होना तो ये चाहिए था कि वज़ीर-ए-आज़म से लेकर मुझ जैसे आम पाकिस्तानी तक हर फ़र्द इस वबा की फ़िक्र करता, लेकिन बदकिस्मती से हस्ब रिवायत इस मामले पर भी बदतरीन सियासत हो रही है। जबकि कोरोना से मुतालिक हुक्मरानों के पे दर पे यू टर्न्स की वजह से लोग कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। आज की जिरगा में हम कोरोना के हवाले से आपको इस्लामाबाद के एक निजी हस्पताल, जहां कोरोना के सैकड़ों मरीज़ों का इलाज हो रहा है, उसके अंदर के मनाज़िर दिखाकर बताएंगे कि वहां डॉक्टर्स और तिब्बी अमले की क्या हालत होती है और कोरोना के मरीज़ों पे क्या गुज़रता है। इस हस्पताल के जो माहिर डॉक्टर अभी तक सैकड़ों मरीज़ों का इलाज कर चुके हैं और कर रहे हैं के मुशाहिदात और तजर्बात से आपको हम आगाह करेंगे। सैकड़ों मरीज़ों की मसीहाई करने वाले ये डॉक्टर साहब आपको बताएंगे कि घरों पर करंतना हो जाने वाले कोरोना के मरीज़ों को क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए, अगर डॉक्टर दस्तयाब ना हो तो किन अलामात की सूरत में कौन सी दवा इस्तेमाल करनी चाहिए। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आपको एक नेचुरल मेडिसिन की दुनिया के एक बड़े नाम से भी मिलवाएंगे, जिनके इलाज से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सैकड़ों मरीज़ शफायाब हो चुके हैं। वो आपको बताएंगे कि जो लोग इस तरीक़ा इलाज पर यकीन रखते हैं तो उन्हें कोरोना लाहक हो जाने की सूरत में कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करनी चाहिए। ग़रज़ अगर आप कोरोना की हकीकत और तरीक़ा इलाज जानना चाहते हैं तो आज के प्रोग्राम को गौर से देखिए। यहाँ पे जो शख्सियत मसीहाई कर रहे थे और जो इस सारी टीम को लीड कर रहे हैं वो हैं हमारे मोहतरम डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये क्या वजह है कि ये कुछ लोग हम देख लेते हैं कि आते ही शिकार होते ही मर जाते हैं। अब उस रोज़ हमने लाहौर में देखा कि एसपी साहब, उनकी फ़ैमिली के 3 और अफराद भी वो दारे पानी से कूच कर गए इस वबा की वजह से। कुछ लोग बिल्कुल शिकार होने के बाद भी उनको न कुछ ख़ास सिम्टम्स आते हैं, न कुछ ख़ास तकलीफ़ होती है। इसकी क्या वजह है? आपकी बात बिल्कुल सही है 100% कि कुछ लोग बहुत थोड़े से अलामात के साथ आते हैं, ठीक हो जाते हैं। यही जो थोड़े अलामात के साथ आते हैं ये बाद में बिगड़ जाते हैं। जो बिगड़े हुए आते हैं, जो बहुत सीरियस होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। तो ये इनकी मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ हैं। और हमने भी बहुत सारे लोगों को, कल हमारे पास पेशेंट एम्बुलेंस में आके, एम्बुलेंस से भी निकालने से पहले फ़ौत हो गई। इसी तरह बहुत से लोग इमरजेंसी के अंदर आके फ़ौत हो गए। तो ये एक मुख्तलिफ़ बीमारी है, इसके बारे में ज़्यादा तो नहीं हमें पता, लेकिन ये कुछ लोगों में बहुत तेज़ी से अपना असर दिखाती है। एक किस्म का, चलें आप इसको ऐसे एक लेमैन के उसमें कर लें कि जी एक किस्म का अपना जो इसका अटैक होता है वो बहुत शदीद हो जाता है और हो सकता है कि जो वायरल लोड उसने उठाया और जिसकी वजह से उसका एक हाइपर इम्यून रिस्पांस बॉडी लेता है, वो बहुत ऐसे होता है जैसे वो कोई आग लगा दे और मतलब एक किस्म का बम हो या कुछ, आप उसको किसी चीज़ से तशबीह दे दें, मुझे नहीं उसके अल्फाज, लेकिन वो उड़ा के रख देता है जिस्म की हर
अज़ा को उड़ा देता है। तो उसमें ये होती है कि अचानक मौत, तेज़ी से मौत इन लोगों में हो जाती है। उसके पीछे ये भी हो सकता है कि ये लोग शायद पहले से किसी बीमारी, किसी और बीमारी में भी मुब्तला हो, या इनका इम्यून सिस्टम किसी और वजह से भी, यानी हमारी हुकूमत की तरह ये भी अनप्रेडिक्टेबल है, आप नहीं कह सकते कि कल क्या हरकत करेगी, लेकिन बेहतरीन तरीका ये बचाओ कि अपने आप को बचा के रखें। अभी तक क्या आप लोगों का तजुर्बा बता रहा है कि बचाव के सिलसिले में कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है? मास्क ज़्यादा ज़रूरी है या इसके अलावा कोई और एहतियातें जो है वो मास्क से भी ज़्यादा ज़रूरी हैं? देखिए, इसमें तो हम पहले वो सोशल डिस्टेंसिंग की भी बात करते रहे, अब WHO ने उसको हटा के कहा फिज़िकल डिस्टेंस करते हैं। आप सोशल डिस्टेंस तो पुराना लफ्ज़ हो गया। हाँ। कि देखें, आप गैदरिंग में ना जाएं, फ्यूनरल्स में ना जाएं, शादियों में ना जाएं, वो एक सोशल डिस्टेंसिंग थी। घर में दावतें ना करें, पार्टीज़ हैं, बर्थडेज़ हैं, जो भी आप करते हैं, ईद की खुशी में, और ये अब वो कहते हैं जी आप फिज़िकल डिस्टेंसिंग कर दें। मतलब आप वो ये कह रहे हैं कि आपका और मेरा डिस्टेंस फिज़िकली दूर होना चाहिए, चाहे वो किसी भी जगह पे हो, इधर बैठे हुए हो जाए, ख़रीदारी में हो जाए, कारोबार में हो जाए, या किसी भी ऑफिस में हो जाए। वो चीज़ और जो मास्क पहनना और जो रूटीन की हम पहले दिन से बात करें, और आप भी अपने प्रोग्राम में शुरू दिन से बता रहे हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट करें, नाक, मुंह, आँखें और हाथों का इस्तेमाल उन पर लगाना, ये सारी चीज़ें हैं, और हाथ मुंह धोएं, सैनिटाइज़र, वो अभी भी उसी तरह स्टैंड करती है। और दुनिया ने, जिन मुल्कों ने इस पे फतह पाई है, वो इन्हीं सिंपल मेजर्स की, सिंपल प्रिवेंटिव मेजर की वजह से की है। लोग मुझसे पूछते हैं जी इसकी दवाई कोई इलाज है, तो मैं उन्हें कहता हूँ इसका तो कोई इलाज नहीं। आपने प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो जो आपने प्रिवेंशन करनी है वो इसको बचा के रखिए, वरना फिर इसका कोई इलाज नहीं है। आप अपने मरीज़ों को ट्रीट करते वक्त कौन सी अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, और क्या दवाई कोई, यानी अभी तक वैक्सीन तो नहीं आया, ज़ाहिर बात है, और उसको तो आने में तो अरसा लगेगा, लेकिन कोई स्टैंडर्ड दवा है? देखिए, बदकिस्मती से इसकी कोई दवाई नहीं है। जो भी रिलीज़ हुई है, फेडरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने की है, जो अमेरिका वाले ने या जो यूके ने, ये सारी दवाइयाँ कंपैशनेट ग्राउंड पे की गई। कंपैशनेट ग्राउंड का ये होता है कि रिसर्च ने साबित नहीं किया कि ये कोई बहुत बड़ा मतलब वो कर देगी, बिल्कुल क्योर कर देगी इसको। वो ये कहते हैं कि इससे बहुत लिमिटेड लोगों में, मुख्तलिफ जगहों पे, चाइना में, दुनिया में जो छोटी मोटी रिसर्च हुई है, या लोगों पे उन्होंने रिट्रोस्पेक्ट पीछे जाके देखा है कि मरीज़ इतने आए थे, उसमें से 40-50 को ये दवाई दी गई, तो उससे वो ठीक हो गए। अब उसको उन्होंने कहा चलो कुछ नहीं है तो ये तो दे दें। तो ये कुछ साइंटिफिक एविडेंस अभी इसमें नहीं आया। और उसमें एक और, ये तो दवाइयों का कह रहे हैं, जो प्लाज्मा थेरेपी है उस पर भी अब लोग उस पर कह रहे हैं कि वो भी कोई इसकी ऐसी थेरेपी नहीं है कि आपने स्टैंडर्ड थेरेपी में ये नहीं आती, इसके अपने बहुत खदशात हैं, इसके अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। तो जो हम मरीज़ को ट्रीट लेकिन ये जो इंग्लैंड में दावा किया गया था, ये दवाई तो आप पहले से इस्तेमाल भी कर रहे हैं। ये पहले दिन से इस्तेमाल करें, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन को कम करती है। इसकी डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। जो यूके में वैरायटी यूज़ हो रही है वो अमेरिका में हम नहीं करते थे, जो यहाँ हो रही है हमारे पास डिफरेंट। दवाई वही है, उसका आप नाम चेंज कर दो, कंपनी चेंज कर दो, उसकी पोटेंसी में फ़र्क हो सकता है, लेकिन दवाई वही है। तो चूँकि वो ये चीप दवाई है, यूके में थोड़ा सा, क्योंकि उनका नेशनल हेल्थ सर्विस है, वो ज़रा इस तरह की दवाइयों पे प्रेफर करते हैं, उन्होंने इसी को इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा जी ये दवाई, हम इसके मुकाबले में अच्छी महंगी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो बाज़ार से गायब हो जाएगी, तो हमें उतना ही बेनिफिट मिला उस दवाई का। और तो ये कोई अथेंटिक या कोई ऐसे ट्रायल या कोई ऐसे रिसर्च नहीं है कि ये दवाई अगर आपने दी तो मरीज़ बच जाएगा। उसके साथ बहुत और दवाइयाँ, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, बहुत और चीज़ें भी उस मरीज़ को मिल रही होती हैं। तो ये डॉक्टर साहब आपसे मज़ीद भी मैंने गुफ्तगू करनी है, लेकिन उससे पहले हमें एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब के साथ गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। एक बार फिर खुशामदीद आपको। जरगे में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब। डॉक्टर साहब, एक तो ये बताइए कि ये जो मैंने हालत देखी आपके वार्ड के वहाँ पेशेंट की, आप लोगों की क्या हालत होती है? आजकल कैसे गुजर रहे हैं? बहुत जो है वो मुश्किल है। मेरा तो खैर इतना नहीं, लेकिन टीम को हम उनको मोरल उनका वो करते हैं,
और मरीज़ों के पास खुद जाते हैं, हर एक से मिलते हैं, तो उसमें ये होता है कि उनका भी मोरल घंटों घंटों उस ड्रेस में रहना, वो कितने मास्क पहनना। अब यूज टू हो चुके हैं हम। और मरीज़ को भी तसल्ली होती है कि डॉक्टर्स और नर्सेज उनको हाथ लगा रही है। मैंने बहुत जगहों पे सुना, मेरे पास बहुत मरीज़ डिफरेंट जगहों से आए जहाँ पे बदकिस्मती से डॉक्टर्स और नर्सेज डरती थी मरीज़ के पास जाने से और उनको हाथ लगाने से। तो वो सारा कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे ख़त्म कर दिया कि मरीज़ समझें कि हम उनके पास ही हैं, हम वो कोई अछूत नहीं है। और तो लेकिन मुश्किल है क्योंकि हमारे बहुत सारे जो है नर्सिंग वो दबाव कितना ज़्यादा है आप लोगों पे, क्योंकि आपके तो बेड्स भी सारे वो जी हैं फुल हैं। हमारे पास 3-4 नर्सेज होके गए, बहुत बीमार हो गए जो मेरे साथ यूनिट में थे। मैं ये समझता हूँ, इसको मैं ऐसे तशबीह देता हूँ कि आप देखें जो जिस जगह पे आप खड़े हैं वही जगह आप जो मर्जी है पहन लें, यहाँ पे लोग इन्फेक्ट होते हैं, चाहे आप PPEs पहन ली, मेरा तजर्बा बोल रहा है और आपने देखा कि दुनिया भी यही कह रही है। तो ये ऐसे है कि जिस तरह कहीं खुदा न खास्ता आग लग गई है किसी भी एक फ्लोर पे, होटल के या किसी, और एक धुआं है, वो धुआं जो है वो आपने इनहेल करना है, चाहे आप थोड़ा करें वो जाना है। अब उसमें वो किसने बीमार होना है, किसने कैच करना है, कितना बीमार होना है, वो होगा। जो हमारे पास नर्सेज, जो लोग हमारे अपने हॉस्पिटल के बीमार हुए, मेरे साथ जो टीम में थे वो उसी यूनिट में काम कर रहे थे। तो ये पूरी तरह अगर आप में मास्क भी लिया हुआ हो, PPE भी हो, हाथ भी, तो इसके बावजूद कोई बेहतियाती हो जाती है उसकी वजह से? वो बस उसने जाना होता है जी, वो ऐसी चीज़ है जो आपको वो एनवायरनमेंट में आपके इतना ज़्यादा है कि वो आपने लेना ही लेना है। अब उसमें आपकी इम्यून सिस्टम उसको अगर फाइट कर लेती है या मार देती है या मतलब आपका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं होता, बल्कि हम कमरे में करते हैं, मतलब पूरे प्रॉपर तरीके से आने से पहले, जाने से पहले, मतलब उतारना, शावर लेना, कपड़े दूसरे, लेकिन वो बस आप लेंगे वो। अब उसमें कौन बच गया, सरवाइव कर गया, कौन बीमार हो गया। हमारे 3-4 बहुत बीमार हो गए नर्सिंग स्टाफ, मेरे पास वो कोई 18-19 दिन रह के गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो के ऑलमोस्ट सारे चले गए। इस वक्त पाकिस्तान में ये इतना फैल गया है कि इससे बचना अब मुमकिन नहीं है। फिर हुकूमत की बात दुरुस्त नहीं लगती कि अब इसके सिवा कोई तरीका नहीं है कि आप हर्ड इम्यूनिटी होने दें? जी, इसके मैं आपको पीछे का पस मंज़र बता देता हूँ कि देखें, WHO ने कहा था कि हमारे पास पाकिस्तान में अभी ये मार्च में नहीं आया था इतना ज़्यादा, तो उन्होंने ये कहा था कि आप लॉकडाउन जो है ना थोड़ा आगे कर दें। ये वाला टाइम आ रहा था, मई और ये वाला, तो हमने वो नहीं किया और ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैला है। स्वीडन की मिसाल ये थी कि उन्होंने अपने लोगों को फैलाने दिया, उसमें बहुत क्रिटिसाइज़ हुआ, बहुत लोग उसमें बीमार हुए, मरे भी। हर्ड इम्यूनिटी से आप नुकसान पहुंचा देते हैं। हर्ड इम्यूनिटी जो आपके यंग लोग होते हैं उनके लिए तो ठीक होती है। आपने 2 तरह से हर्ड इम्यूनिटी करनी होती है, एक सब पॉपुलेशन को आप जो है वैक्सीन कर दें तो हर्ड इम्यूनिटी होगी, दूसरी इम्यूनिटी होती है कि आप उनको बीमारी से एक्सपोज कर दें। फ्लू है, जिसने मरना होता है मर जाता है, और वो फिर क्या होता है कि वो उनमें फैलता है और उसमें वो लोग ठीक हो जाते हैं और उनमें इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब आप इन लोगों को छोड़ देंगे, और वो हम देख रहे हैं आपके सामने कि हर्ड इम्यूनिटी तो दूर की बात है, अब आपने हेल्थ सिस्टम पे इतना बर्डन डाल दिया कि जो लोग बीमार होने लगे उनकी तादाद में इजाफा हो गया। चलो हम बात तो हम मान लेते हैं, वो तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है और इतने टेस्ट हुए ही नहीं, तो नहीं, वो तो अब तो सब कुछ अवाम पे छोड़ दिया है, तो अवाम क्या करें? आपने अवाम को एक्सपोज कर दिया बीमारी से। अच्छा, एक्सपोज तो कर आपने दिया। अब मेरे में इम्यूनिटी है, आप में नहीं है, आप में है, मेरे साथ लोग हैं, अब वो बीमार होंगे। एक एक ख़ानदान के 10-10 बंदे, 5-5 बंदे हमारे पास इकट्ठे आ रहे हैं। अब उसमें कोई बहुत बीमार होगा, कोई कम बीमार होगा, कोई अस्पताल पहुंच जाए, तो आपने उनको इतनी बीमारी लोगों में एक्सपोज कर दिया कि अब वो हैंडल नहीं हो रहा। और लोग, वो माशियत की हम बात करते थे, दिहाड़ीदार तबके की बात करते थे, हम रोटी की बात। मैं कह रहा हूँ ना कि अब जो कुछ करना है लोगों ने करना है और कोरोना ने करना है। लेकिन बदकिस्मती से अब मसला कुछ और हो गया है। एक तो जो उसके अलामात है ना वो मुख्तलिफ हो गए हैं। हाँ, मतलब कैसे? अब वो डायरिया की सूरत में आ रहा है। अच्छा, हाँ, अब वो टेस्ट लोगों का जा रहा है, थकावट से आ रहे हैं, फटीक से आ रहे हैं, नज़ला ज़ुकाम की कैफियत ख़त्म हो गई है, कभी बुखार में आ जाते हैं। फिर उसकी एक और चेंजिंग ये हुई है कि एक को लगता है तो पूरा पूरा घर अब अफेक्ट हो गया है। अच्छा, एक बंदे को किस वक्त
अपने बारे में ये राय कायम करनी चाहिए कि मुझे शायद कोरोना हो गया और मुझे टेस्ट करना चाहिए, क्या आजकल के अलामात उसके क्या हैं? मैं तो कहता हूँ कि अब तो टेस्ट से आप निकल चुके हैं, क्योंकि देखें अब आपको अगर अलामात हमारे होते हैं मतलब, तो उसमें अगर फटीग है, आपको दर्दें हैं, आपको बुखार की कैफियत है, आपको टेस्ट आपका चला गया, सेंस ऑफ स्मेल चली गई है, और आपको थोड़ा सांस तो दूर की मतलब दूर में आके ख़राब होता है बाद में आके, तो आप समझें कि आपको ये कोरोना की अलामात हैं। अच्छा, टेस्ट में ये जो बात की जाती है कि जी एंटीबॉडी टेस्ट ज़्यादा मौसर हो सकता है बजाय ये जो हमारे रूटीन। अच्छा, अब इसी टेस्ट की तरफ जो आते हैं ना, इसमें अब दो तरीके के टेस्ट हो रहे हैं। एक तो कोरोना का जो रैपिड पीसीआर टेस्ट था, जिसे हम कोविड-19 या कोरोना सार्स कोरोना 2 का हम देते हैं, इससे डिटेक्ट होता है, वो हलक और नाक के ज़रिए हम टेस्ट लेते हैं। अब ये देखने में आ रहा है, मेरे एक्सपीरियंस में आ रहा है और बहुत सारे डॉक्टर स्पेशलिस्ट कह रहा होगा कि एक हफ्ते में भी वो पॉजिटिव नहीं आता, दूसरे हफ्ते में पॉजिटिव नहीं आता, वो जाके तीसरे हफ्ते में आता है और मरीज़ को लामात हो रही होती हैं। तो अगर हम वो नेगेटिव ले लें और हम मरीज़ को कहें कि आपको कुछ नहीं है, तो वो और फैला देगा जाके। अब इसका ट्रेंड और इसका तरीका चेंज हो रहा है इस वायरस का, जो मैं देख रहा हूँ, जो मैंने आपका अलामात चेंज हो रही हैं, ये हम देख रहे हैं। तो जहाँ तक एंटीबॉडी का टेस्ट है, एंटीबॉडी टेस्ट मेरा नहीं ख्याल, मैं उसमें आई एम सॉरी लेकिन मैं उसके बारे में देखें, एंटीबॉडी टेस्ट बेसिकली आपकी इम्यूनिटी बताता है, ठीक है। हमारे यहाँ जो लोगों के हम एंटीबॉडी टेस्टिंग लोगों की देख रहे हैं, उसमें या तो वो एंटीबॉडी उनका ट्रिगर ही नहीं होता, ठीक, या वो बहुत लो होता है, ठीक है ना। और उसमें ये होता है कि आप उसमें गलत फैसले कर लेंगे, वो समझेगा जी मुझे तो हुआ ही नहीं, और अगर किसी को हो गया तो वो कहेगा मैं तो बिल्कुल सेफ़ हो गया। तो मैंने आपका हो सकता है वायरस वो अभी भी कैरी कर रहा हो, वो उसका ये नहीं कि उसने वायरस से निजात दे, वो और लोगों को फैलाएगा। तो ये एंटीबॉडी टेस्ट जो है ये और कॉम्प्लिकेशन पैदा कर देता है आपके लिए, मरीजों के लिए और डॉक्टर्स के लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो आपके जैसे हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल और आप जैसे डॉक्टर बहुत कम है पाकिस्तान में, ना होने के बराबर है। नहीं, बड़े अच्छे भी हैं हमारे, और इस वक्त तो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं हमारे लिए तो इस वक्त हर डॉक्टर, जी हमारे हर नर्स, हर पैरामेडिक वो जो है हमारे लिए हीरो है, हम उनको सलाम करते हैं। हमारे जूनियर डॉक्टर्स वो इस वक्त असल जो है मुजाहिद वो हैं, जो लड़ रहे हैं और अपनी ज़िंदगी की कुर्बानियाँ देके। लेकिन मैंने पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ सरकारी हस्पतालों से अपने रिपोर्टर्स के ज़रिए जो है वो रिपोर्ट्स तैयार की हैं। तो सरकारी हस्पतालों की तो बहुत बुरी हालत है। हुकूमत कितने भी दावे करें, पहले तो लोग वहाँ जाने का रिस्क नहीं ले रहे हैं, तो और जो सूरत हाल बन गई है, तो उसके बाद हुकूमत कितनी भी अपने आप को एफिशिएंट बना दे, हमारे हस्पताल इन लोगों को नहीं संभाल सकते, और इसलिए ज़्यादातर लोग अब घरों पे ही ट्रीटमेंट का वो कर रहे हैं। तो आप इस वक्त जिन लोगों को ये अलामात हो जाती हैं और घरों पे क्वारंटीन होते हैं, तो मेरे ख़्याल में आप से ज़्यादा कोई नहीं लड़ा इस मरज़ से, तो उन लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि उनको क्या करना चाहिए? ज़्यादा अब इलाज जो हम कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, मैं अपना बता देता हूँ, बाकी भी लोग डॉक्टर्स माशाल्लाह बहुत एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड में हमारे पाकिस्तान में। अब हम हॉस्पिटल में उनको दाखिल नहीं कर सकते, तो उनके इलाज डिपेंड करता है कि वो किस तरह आए हैं उस बीमारी में, क्या उनको माइल्ड बीमारी थी, मॉडरेट थी, शदीद थी, उसके मुताबिक उनको अब घर में इलाज किया जाता है। 99% से भी ज़्यादा लोग ठीक होके आ रहे हैं अगर वो इलाज कर लें या टाइम पे पहुँच। ज़्यादा लोग वो ठीक होते हैं जो टाइम पे पहुँच जाते हैं, अपने डॉक्टर से रजू कर लेते हैं। एक डॉक्टर से आराम नहीं आ रहा, अस्पताल के सीनियर डॉक्टर के पास चले जाते हैं, अस्पताल पहुँच जाते हैं, तो वो बच भी जाते हैं जिसको अस्पताल की ज़रूरत होती है। बहुत सारे मुझे कॉल करते हैं कि डॉक्टर साहब क्या करें, नज़दीकी अस्पताल ले जाओ। जो दूसरा आपका पार्ट है सवाल का, कि देखें उसमें थोड़ी सी तफ्शीश की बात ये कि अगर किसी ने हमें वीडियो भेजी, उसने लिखा ये पैनाडोल पड़ी है, विटामिन सी पड़ी है, सर्बेक्स जेड है, सना मक्खी है, ये है, एजोमैक्स है, ये है, तो मुझे किसी ने सवाल किया कि डॉक्टर साहब ये मुझे एक वीडियो आई, मैं क्या करूं? तो मैंने उसको एक सॉरी टू से तंजियन मैंने कहा या तुम सारी खा लो। मतलब ये वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है ना। जब आप ये चीज़ें खा लेंगे, मरीज़ को नहीं पता होता कि उसकी अलामात कितनी संजीदा हैं, ठीक है ना। अगर उसको अलामात पता चल गई हैं तो 1, 2 दिन, 5 दिन भी इंतज़ार कर ले, पैनाडोल ले ले, बुखार के लिए अपने आप को सेल्फ आइसोलेट कर ले। अगर वो ठीक नहीं हो रहा,
उसके जिस्म में दर्द ज़्यादा हो रही है, बुखार शदीद हो रहा है, खांसी शुरू हो गई है, सांस फूल गया है, तो वो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाए। अगर वो टाइमली जाके अगर नहीं जाएगा तो ये, जैसे आपने शुरू में कहा कि एक ही ख़ानदान के लाहौर में, हाँ। और हम भी देख रहे हैं, वो फिर इस नौइयत का होगा। तो डॉक्टर के पास जाने में कोई हर्ज नहीं, वरना वो डिले करता जाएगा। तो ये जो ट्रीटमेंट प्लान लोगों ने वीडियोस दी हुई हैं। अच्छा, किस हद तक अगर सिम्टम्स हों तो घर पे रह के इलाज मुमकिन है, और क्या किस हद तक आने के बाद या कौन से सिम्टम्स के बाद हॉस्पिटल लाजमी हो जाता है? देखिए, जो माइल्ड सी है, थोड़ी सी बीमारी है जिसमें फटीग है, थोड़ा सा खांसी हल्की सी आ गई, दर्दें हो गई हैं, अगर किसी को नज़ला ज़ुकाम, मैं तो वो नहीं देख रहा नज़ला ज़ुकाम की कैफियत ख़त्म हो गई, पहले ही कहते थे ना कि फ्लू की तरह, वो ख़त्म हो गया। हाँ। पेट में डायरिया हो जाता है, ब्लोटिंग करता है, उभार होते हैं, तो वॉमिट की सूरत में आ रहा है, तो अगर इस तरह की थोड़ी बहुत ये अलामात हैं तो कुछ दिन आप गुजारा कर लें, अगर यंग लोग हैं, अगर यंग हैं। लेकिन हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में जो ज़्यादा बीमार हो गए हैं, 60 से 70% लोग जो बीमार हैं वो ज़्यादा यंग ही थे, और उनकी उम्र 38 से 55 साल के दरमियान थी। ठीक है, औरतों में ये बीमारी कम है, बच्चों में ना होने के बराबर है। तो अब मैं ये नहीं कह सकता कि जी बूढ़ा ही बंदा आएगा, तो जवानों में भी बीमारी तेज़ी से फैलती है और शिद्दत अख्तियार कर लेती है। तो अगर कुछ दिनों में ये अलामात नहीं जाते, आप कुछ विटामिन सी ले लें, अगर किसी ने आपको बता दिया, लोग बहुत सारी दवाइयाँ लोगों से पूछ भी रहे होते हैं, अगर फिर भी आपकी अलामात नहीं होती तो फिर फ़ौरन डॉक्टर से रजू करें। ठीक। अच्छा, इम्यूनिटी स्ट्रांग रखने के लिए ये जो कुछ लोग मुख्तलिफ विटामिन खा रहे हैं और इस तरह की चीज़ें, उसके बारे में आपकी क्या राय है? बेहतर है? बेहतर है, विटामिन का रोल रहता है, वैसे भी बीमारियों में रहता है, लेकिन एक आम बंदा जिसको कोई बीमारी लाहक नहीं है, जवान आदमी है और उसको को ब्लड प्रेशर, शुगर या दिल की तकलीफ़ और बाकी को जिगर वगैरह की नहीं, तो विटामिन लेने का कोई उसको ज़्यादा इफेक्ट या एडेड इफेक्ट नहीं होगा। उन लोगों को तो वैसे ही दे रहे होते हैं, दिल की बीमारी या हाइपरटेंशन, वो तो ले रहे होते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के तरीका बहुत सिंपल है कि अच्छी वॉक करें, एक्सरसाइज करें, आपकी 6 से 8 घंटे नींद हो, और आप खाना एक बैलेंस डाइट खाएं, तो ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगी। हाँ, जब आप बीमार हो जाएं तो फिर आप मल्टीविटामिन ले सकते हैं, इसके अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं है। दूध पिएं, आप फ्रूट्स खाएं, एक बैलेंस डाइट जिसको हम कहते हैं वो आप लें, तो उससे आप अपने जिस्म को, इम्यूनिटी अपने बेहतर बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाज़ली मंजूर साहब। नाज़रीन, एक मुख्तसर सी ब्रेक और वापस आएंगे तो एक नामवर हेमोपैथिक डॉक्टर जो आलमी सतह पे रिकग्नाइज्ड हैं, वो हमारे साथ होंगे। एक बार फिर खुशामदीद आपको जरगे में। नाज़रीन, तरीक़ा इलाज कोई भी गलत नहीं है, बुरा नहीं है। बीमारियों का इलाज कई तरीक़ों से हो सकता है, लेकिन शर्त ये है कि जो डॉक्टर हो वो अपने फ़न का हकीकी मानों में माहिर हो। तो इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ग़ुलाम साबिर साहब, और डॉक्टर ग़ुलाम साबिर साहब 30 साल से इटली में प्रैक्टिस कर रहे हैं और यूरोप के मायनाज डॉक्टरों में समझे जाते हैं। उन्होंने होम्योपैथी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था इंग्लैंड से, और कैंसर पे उनका थीसिस था। फिर जो उनकी स्पेशलिटी है उसको कहते हैं फेटोथेरेपी, और डॉक्टर साहब की बनाई हुई अद्वियात वो यूरोप में इस वक्त सैकड़ों की तादाद में वो रजिस्टर्ड हैं। ये इटली वालों की बदकिस्मती और पाकिस्तानियों की खुशकिस्मती थी कि डॉक्टर साहब और उनकी अहलिया पाकिस्तान में थे कि कोरोना की वबा ने पाकिस्तान को घेरे में ले लिया। डॉक्टर साहब अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 750 के करीब कोरोना के पेशेंट को अपने तरीके से ट्रीट कर चुके हैं। तो इस सेगमेंट में हम उनसे जानेंगे कि हेमोपैथिक में क्या इसका इलाज है या नहीं है, और अगर है तो मरीज़ों को क्या कुछ करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ग़ुलाम साबिर साहब एक मरतबा फिर हमें वक्त देने के लिए। और सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि अभी तक कितने पेशेंट को आप ट्रीट कर चुके हैं? देखिए, जो मैं ज़ाती तौर पे देख रहा हूँ अपने टेलीफोन पे, वैसे जो आए हैं तो 780 तो देख चुका हूँ।
क्लिनिक पे बेशुमार है, दूसरी मेरी टीम देख रही है, मेरे छोटे भाई डॉक्टर हैं, डॉक्टर अजहर साहब, वो अलहदा देख रहे हैं कि कुछ लोग पसंद नहीं करते बताना, तो उनको इलाज इस तरह भी कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सारे अल्लाह की रहमत से बेहतर हैं। अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए कि सिम्टम्स जो बात की जाती है, किसी बंदे को कब टेस्ट की तरफ जाना चाहिए और कब उसको ये मान लेना चाहिए कि हाँ मुझे कोरोना हो गया है? अलामात बेसिक क्या हैं? इसकी अलामात मुख्तलिफ हैं। अब कई बंदे को कोई अलामत नहीं होती उसकी और उनका पॉजिटिव आ जाता है, घर में किसी को होता है तो उसको अलामत नहीं होती। अक्सर जो है बुखार, सर्दी लगना, गले का ख़राब होना, मुंह का जायका ख़राब हो जाना। अब ये देखें हर चीज़ में ये अलामात, हर बुखार में ये अलामात आ जाएंगी, डेंगू में भी आ जाएंगी, टाइफाइड में भी आ जाएंगी। लेकिन इसको एक मुस्तनद डॉक्टर जो अंडरस्टैंड करता है वो उसको बड़ी जल्दी इसको देख लेगा और उसमें टेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको खांसी है तो एक्सरे से भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं उसको। लेकिन एक बात जो मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मेरे जहन में आ गई, अक्सर लोग पहली सिम्टम पे एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करवा के आ जाते हैं और ख़ुश हो जाते हैं कि नेगेटिव है, और वो एक्चुअली होते पॉजिटिव हैं। और एंटीबॉडीज़ की साइंस डिफरेंट है। उसका ये है कि जब आपको कोरोना हो गया, अलामात भी वाज़ेह हो गई, आपने टेस्ट करना है तो पीसीआर करें। पीसीआर जब पॉजिटिव आता है तो फिर कोरोना है। जब पीसीआर आपका नेगेटिव हो जाए उसके 28 और 30 दिन के बाद आप एंटीबॉडीज़ करें। एंटीबॉडीज़ तो आपके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त पैदा होगी ना, तो वो कैसे पैदा हो जाएगी पहले? अब लोग क्या करते हैं, एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करवा के पहले आ जाते हैं और वो कहते हैं जी हमारा तो नेगेटिव है, ये बुखार क्यों चढ़ रहा है, ये फेफड़े क्यों ख़राब हो रहे हैं, तो मिस गाइड हो रहे हैं। एंटीबॉडीज़ जब आप ठीक हो जाएं उसके 28 और 30 दिन में करें, ये बहुत बड़ी गुजारिश है। उसमें 2 किस्म के हैं, IgG है, IgM है। अब इसमें क्रॉनिक है, या तो दोनों कर लें। फिर अगर आपने एंटीबॉडीज़ का करना उसमें क्रॉनिक वाला, तो वो जो है जो अक्यूट वाला है वो आपको पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब आपको कोरोना है। ये जो कुछ थ्योरी है कि जी सना मक्खी है या कलवंजी है या फ़लाँ चीज़ है, इससे भी इलाज हो सकते हैं, तो उस सिलसिले में आपकी तहकीक क्या है और लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखें, सना मक्खी, कलवंजी, इससे बिल्कुल इनकार नहीं है, इसकी हिफादियत से इनकार नहीं है, लेकिन हर बंदे की अपनी रेजिस्टेंस है, उसकी अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त है। अब देखें, मेरे पास सना मक्खी खा के लोग आए हैं, उन्होंने कोई क्लिप सुना, उनके बाद जो उनकी हालत हुई, रेक्टम का प्रॉब्लम शुरू हो गया। अब जो क्रॉन डिजीज़ वाले थे उनकी ब्लीडिंग शुरू हो गई। इसको तो तरतीब है खाने की। अगर आपको कब्ज़ नहीं है तो हफ्ते में 2 दफ़ा, कब्ज़ है तो हफ्ते में 2 दफ़ा ले सकते हैं कावा बना के। अगर आपको कब्ज़ नहीं है, नॉर्मल आपका स्टूल इस तरह ही पास होता है, तो आप इसको नहीं खा सकते बगैर डॉक्टर के पूछे। यानी मैं आपकी बात से ये नतीजा अखज़ कर सकता हूँ कि ये चीज़ें मुफीद हो सकती हैं, लेकिन सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए, खुद नहीं खाने चाहिए। हर बदन की केमिस्ट्री अलग अलग होती है, रेजिस्टेंस अलग अलग होती है, तो उसका जो माहिर है उसके मशवरे से उसको एक तरतीब से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन अपने तय उसको लेना ठीक नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको इसलिए भी ज़हमत दी है कि मुझे पता है कि आपका असल प्रैक्टिस तो इटली में था जी, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे आप खूब कमा भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इधर कोई काम वो बाज़ारी उसके लिए नहीं करेंगे। ये बताइए कि ये होम्योपैथिक मेडिसन में या यूनानी मेडिसन में, जो जिसको हम तिब्बी यूनानी कहते हैं, उसमें कोई ऐसी अद्वियात हैं कि जो या तो आपको प्रोटेक्ट कर सकें इससे, और या ये कि वो इनका इलाज हो? जी, अब पहली बात आपने की कि इसके साइड इफ़ेक्ट की 2 मैं तशरीह कर दूंगा। जैसे आपने कोई एलोपैथिक दवा खाई, को लिवर पे उसने इफ़ेक्ट किया, किडनीज़ पे किया, अब उसमें आर्गन थ्रेट होता है। होम्योपैथिक दवा से आर्गन थ्रेट आपके गुर्दे को, आपके दिल को, आपके फेफड़े को, आपके किसी और अज़ा को नुकसान नहीं। हाँ, ये कर सकता है कि कोई आपका पेट ख़राब हो जाए, जी, सिम्टम्स पैदा करे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप एंटीबायोटिक्स बगैर वजह के ले लें, आप इवन आप पैरास्टामोल ले लें ज़्यादा, तो आपको आपके जो जिस्म के हिस्से हैं, लिवर है, गुर्दा है, जो भी है, उसको थ्रेट होगा, वो
लिवर फेलियर हो सकता है, किडनी फेलियर हो सकता है, ये चीज़। तीसरा आपका सवाल जो बीच में ना रह जाए, तिब यूनानी। अब इसमें जो प्रोडक्ट हैं बाज़ ऐसी हैं वो रिएक्ट करती हैं, उसको बड़े इसमें बाज़ दफ़ा वो आप दवाइयाँ बनती हैं, मरकूरियस से बनती है, मर्क से बनती है, पारा से बनती है, वो नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, वो हम लोग नहीं इस्तेमाल करते, वो पौधों से हट के हैं, वो नुकसान करती है किडनीज़ पे बहुत ज़्यादा, वो मैं तो उसको प्रेफर ही नहीं करता बिल्कुल, क्योंकि बड़ा डेंजरस है। दूसरे पौधे जिसको आप इटालियन में फिटोथेरापी बोलते हैं और इसमें फिटोथेरापी बोलते हैं, ये जितने भी दुनिया के अंदर पौधे हैं, पाकिस्तान में भी बेहतरीन है, इटली में भी हैं, स्विट्ज़रलैंड में भी हैं, तो उसमें यह है कि उन पौधों का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसकी डोज को अपनी मर्ज़ी से सेलेक्ट मत करें। वो भी आर्गन थ्रेट नहीं पैदा करेंगे, लेकिन कुछ आपकी बॉडी के अंदर चीज़ें ऐसी हैं जिसको डिस्टर्ब करेंगी अगर आपने उसको ओवरडोज किया। मसलन आपको जलाब हो जाएंगे, उल्टियाँ आ जाएंगी, पेट में दर्द हो जाएगा, लेकिन उस तरह रिएक्ट नहीं करेंगे जैसे इंग्लिश मेडिसिन आप गलत ले लेंगे। अच्छा, इलाज तो जिस तरह कोई मखसूस दवा अभी तक ना एलोपैथिक फील्ड में सामने आया है ना हेमोपैथिक में। लोग कहते हैं कि इसमें आपको अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखना चाहिए, तो आपके हेमोपैथी में कुछ आप इस तरह की मेडिसिन हैं कि जो हम टीवी पे लोगों को बता सके कि जिससे इम्यूनिटी उनकी बेहतर होती है, रेजिस्टेंस पावर उनका बेहतर होता है? इसमें ऐसी दवाइयां हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छा कर देती हैं। वो बच्चा खा ले, बड़ा खा ले, बूढ़ा खा ले, किसी दवाई के साथ खा ले। अगर कोई अपनी दवाई खा रहा है, एक शुगर पेशेंट है, एलोपैथिक दवा उसके लिए ज़रूरी है। नहीं, वो आपने मुझे कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन वो बताई थी कि जी मैंने वो प्रिवेंटिव मेडिसिन 4 मेडिसिन लिखाई थी आपको। हाँ। पहले ये कोई भी बंदा अगर खाना चाहे तो ये 4 किस्म की दवाएं हैं, ये 5-5 ड्रॉप्स इसके खा ले, चारों दवाइयों के, मतलब एक मतलब आज ले ले जी, एक कल ले ले, एक परसों ले ले, उसके बाद चौथे दिन ले ले, फिर दोबारा इसको रिपीट, 5 कतरे खाने। हाँ। इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। पाकिस्तानी मार्केट में आम मिल जाएंगी आपको, आम मिल जाएंगी। तो आप अगर नाम बारी बारी उनका ले लें। इसमें मैंने एक इन्फ्लुएंजीनियम है जी जी, ट्यूबरकुलिनियम जीटी है, निमोकॉक्सन है, और चौथी मेरा ख्याल है बेसिलिनियम है। जी हाँ, ये 200 में ले लें, 5 कतरे एक आज ले लें, एक दवा के नंबर लगा लें इसको, दूसरे दिन दूसरी ले लें। इसका क्या होता है? ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा देंगी और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें जो आपको ख़राब होनी है, कोई नुकसान इसका तो नहीं होता। आप देखें ना, आप कई मरीज़ हैं जो शुगर के हैं, ब्लड प्रेशर के, अपनी दवाइयाँ खा रहे हैं, वो एज इट इज़ खाते रहें, 10 मिनट 15 मिनट के वक्फे से, आधे घंटे के वक्फे से खा सकते हैं। इससे पहले तो इतनी ये अपना जो उनका पहले से अगर वो जो रूटीन की इलाज कर रहे हैं वो करें, शुगर की दवा ले रहे हैं बिल्कुल लें, कोई मसला नहीं, प्रेशर की ले रहे हैं, कोई मसला नहीं। जो एलोपैथिक मेडिसिन है, इलाज है, उसने नहीं छोड़ना, उसके साथ इसको बिल्कुल लें। ये तो आम पब्लिक के लिए। हाँ। आप इसको खाएं, इससे जो इसका फैलना है वो बंद होगा, उससे इम्यूनिटी बेहतर होगी, और नुकसान तो नहीं है इसका ना। अब खाएंगे तो अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इससे आपको लगेगा नहीं, लगेगा भी तो जल्दी। अच्छा, ये CRP का भी आपने जिक्र किया इसमें था। देखें ना, जब आपको कोरोना हो गया तो इसमें आपके वो फेफड़ों में इफेक्ट करेगा। अब जो गुर्दे के मरीज़ हैं तो गुर्दों में इफेक्ट करेगा। अब उसमें 2 मेन लेवल जो चढ़ जाते हैं, जो ज़्यादा, जो फेफड़ों के CRP लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और उसमें उसकी ऑक्सीजन भी बहुत ड्रॉप हो जाती है, सेचुरेशन बहुत नीचे आना शुरू हो जाती है। ये जनरल 2 मैंने नुस्खे बता दिए हैं। आप जब टेस्ट करते हैं तो अगर उसका CRP लेवल ज़्यादा है तो ये मैंने नुस्खा लिख दिया। ये क्या? फॉर्मिका रूफा, साथ इसके मेरा ख्याल है इलेक्ट्रोडेक्स, कार्बोवैच, और एक चौथी दवा भी इसमें मेरा ख्याल है DNA। जी 30। ये 30 में ले लें, इनको मिक्स कर लें, 5 कतरे दिन में 4 से 6, अगर सेचुरेशन उसकी, ये उस सूरत में कि अगर ऑक्सीजन ड्रॉप्स, मतलब ये ऊपर CRP लिखा होगा इसके ऊपर, CRP अगर बढ़ गया तो ये CRP के लिए ले लें। इस पे को मैंने लिखा। और इनका भी कोई साइड इफेक्ट? नो साइड इफेक्ट। बंदे को कोई दूसरी बीमारी कोई मसला नहीं, अपनी दवाइयाँ दूसरी एज इट इज़। डॉक्टर्स अगर डॉक्टर ने उनको एंटीबायोटिक रिकमेंड किया है, कोई किया, वो उसी तरह खाएं। और मुस्तनद डॉक्टर ने अगर आपको लिख दिया कि भाई आपने ये दवाई खानी है, एंटीबायोटिक खानी है, वो जो स्टेरॉयड देते हैं, जो भी देते हैं, वो साथ लें और ये साथ ले लें, कोई इसमें लड़ाई नहीं है। वो जो मरीज़ 20 दिन में ठीक होगा, वो मुझे उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से ये
4-5 दिन में बेहतर होगा इंशाल्लाह। अच्छा। उसमें सिर्फ ये है कि यानी वो जो एलोपैथिक या डॉक्टर से रूटीन की जो ट्रीटमेंट उसको सप्लीमेंट करेगा, लेकिन उसमें कोई नेगेटिव कोई असर नुकसान नहीं नहीं, डालेगा। कोई इंट्रैक्शन नहीं, कोई 30 ईयर से हम देख रहे हैं। अब हाँ। इसमें मैंने एक टाइटल दे दिया था, CRP जब लेवल चढ़ जाए तो ये नुस्खा इस्तेमाल कर लें। 5 से 6 कतरे खाने 1 घूंट पानी में खा लीजिए। हाँ। और एलोपैथिक को दवा खाते तो 10 मिनट का वक्फा रख और ये लीजिए। आपने SpO2 ये सैचुरेशन लेवल, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन, जब ये वायरस होता है तो ऑक्सीजन जो है वो ड्रॉप करना शुरू हो जाती है। अक्सर जब नमूनिया फेफड़े उसको पकड़ लेते हैं ना, तो उसमें अब वो नॉर्मली ऑक्सीजन लगाई जाती है। लेकिन अगर ये आप 7 ड्रॉप्स ले लें 5 कतरे 4 दफ़ा, तो उसकी ऑक्सीजन जो बॉडी में उसकी सिंपल एक SpO2 मापने के लिए एक आला है, ऑक्सीमीटर होता है, वो ले लें, उस पर लगा लें कि अगर वो 98 है तो ठीक है, अगर 90 से नीचे आ गई है तो आप ये ले लीजिए। इससे वो आपकी ऑक्सीजन। इसमें ये कौन कौन सी मेडिसिन है? इसमें एस्पिडोस्पर्मा है, ठीक। और दूसरी लेकिन नाज़रीन इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पे ये दवाइयों के नाम देख सकते हैं जो डॉक्टर साहब जिनका जिक्र कर रहे हैं। ये तो वो हो गया, लेकिन डॉक्टर साहब एक तो ये है कि आप लोग हमें बार बार ये भी कहते कि सेल्फ मेडिकेशन ना करें, बिल्कुल ना करें, ठीक है। और आपने अगर इसके लिए इसको वक़फ़ किया है, अब पिछली मरतबा अभी जब आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे तो फिर लोगों ने हमारा जो है जीना हराम किया टेलीफोन से। तो अभी अगर कुछ पेशेंट्स की हालत ज़्यादा ख़राब हो, और ज़ाहिरी बात है कि आप ख़ुद भी कहते हैं कि बग़ैर सिम्टम्स के आप किसी को वो नहीं करते, तो आपने मुझे कहा था कि आप इस कौम की खातिर कुछ वक्फ करना चाहते 1 घंटे का। बिल्कुल। तो टेलीफोन पे आपसे मुफ्त मशवरा लिया जा सकता है या बात आप कर सकते हैं। इसमें मैंने तो वो लोग क्या करें, किस वक्त आपको फ़ोन करें, किस नंबर पे करें कि आपको अपने सिम्टम्स बता दें? मैंने व्हाट्सएप नंबर दे दी है, उसमें प्लीज़ अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे, व्हाट्सएप वॉइस मैसेज कर दें, वॉइस मैसेज मुख्तसर कर दें, जो पेशेंट है। जी हाँ, मुख्तसर कर दें। उसमें जब हमने कुछ पूछना होगा तो हम फ़ौरन मेरी टीम कॉल करेगी, उनसे सिम्टम लेके उनको दवाइयाँ लिखवा देंगी। आपको हमारे क्लिनिक पे आने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। आपको जो हम खिदमत कर सकते हैं, आप अपने इलाके से दवाई ख़रीद सकते हैं। जिसको कोई मुश्किल होगी तो उसका हल भी निकाल लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन अब मेरे पास मिसाल के तौर पे अभी वो पेशेंट आए हैं, वो लाहौर के करीब ननकाना, वो ठीक हुआ, फिर वो 10 और ले गए, 10 और ले आए। अब उसका सैचुरेशन लेवल ड्रॉप हो रहा था। वो उसका नुकसान जो होता है कि दूसरों को वो इन्फेक्ट कर देते हैं रास्ते में आते हुए, तो ये भी जुल्म है, ये भी ख्याल करना है। उसमें यह है कि आप हमें व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज कर दें, और 2 घंटे हमने रख दिया कि आप इसमें कॉल कर लें, हमें 2 से 4 बजे के दरमियान मुख्तसर कॉल कर लें। उसमें हम समझते हैं कि आपकी अलामात लेके आपको दवाई रिकमेंड कर दें तो आप वो इस्तेमाल करें। और इसमें मेरी गुजारिश ये है कि ये भी दवाई खा लें, और मैं आपको एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ, एलोपैथिक दवा भी साथ खाएं, आपका मसला जल्दी हल हो जाएगा। अगर कोई डॉक्टर रिकमेंड करता है, मुस्तनद डॉक्टर, एंटीबायोटिक, इसके साथ खाएं, बहुत जल्दी आपको फ़ायदा हो जाएगा। बजाय इसके कि आप 20 दिन बिस्तर पे पड़े, 2-4 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। ये दोनों मिलके, मैंने अभी जो 800 के 780 मरीज़ देखे, दोनों मिलके जो काम 15 दिन में होना था वो 6 दिन में हमने ले लिया। हाँ, यानी जो एलोपैथिक डॉक्टर ने उनको जो मेडिसिन दी वो साथ है वो साथ ले, उसके साथ अगर इसको करते हैं तो वो उस रिकवरी की रफ्तार को बढ़ा देंगे, बहुत जल्दी ठीक होता है। अच्छा। और एग्रेसिव ट्रीटमेंट करें, शुरू में इसको पकड़ें। हाँ। इंतज़ार मत करें। नाज़रीन, ये आपने डॉक्टर साहब की बात सुनी, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। एक जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप डॉक्टर साहब को ऑडियो मैसेज छोड़ सकते हैं बग़ैर फ़ीस के, बग़ैर उनके पास आए। वो डॉक्टर साहब कोशिश करेंगे कि आपको उसके जवाब में दवाई सजेस्ट करें। दूसरा, डॉक्टर साहब ने ये जो आपको लैंड नंबर है, तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि 2 घंटे उन्होंने इसके लिए वक़फ़ कर दिए हैं। तो इस लैंड लाइन पे फ़ोन करके आप डॉक्टर साहब या उनके माविन से अपने कोरोना के मसले पे या बीमारी की सूरत में उनसे आप मशवरा ले सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये और भी अर्ज़ कर दूं, खाली कोरोना नहीं, और भी कोई मसाइल हैं तो इंशाल्लाह हम हाजिर हैं। इन दिनों में हम टेलीफोन का तो जवाब देंगे। हाँ। ये खाली कोरोना, इसके अलावा कोई और उनको मसला है तो हम हाजिर हैं इंशाल्लाह। तो अल्लाह की रज़ा के लिए हमने टाइम दे दिया इंशाल्लाह। ठीक। तो इसमें यह है कि फिर गुजारिश से है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। ठीक। और सुनी सुनाई बातों पे इसका नुस्खा उसका नुस्खा मत इस्तेमाल करें। ठीक। और तीसरी बात, ये जहन से निकाल दें
कि होम्योपैथिक दवाई इफ़ेक्टिव नहीं है, या अपने हमारे जो पौधे हैं या फिटोथेरेपी इफेक्टिव मतलब ये इफ़ेक्टिव नहीं है। ये बहुत इफ़ेक्टिव है। जिन लोगों ने खाए अल्लाह की रहमत से उनको फ़ायदा हुआ, और इसको एलोपैथिक दवा के साथ भी इस्तेमाल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दें। नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आज के जरगे से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।